नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां जब एक्सप्लेन करने वाले हैं हीरा मंडी वेब सीरीज के 3rd और 4th एपिसोड को। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो 3rd एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मलिका, जुल्फिकर और वाहिदा को। वाहिदा यहाँ पर मलिका से कहती है कि रेहाना की मौत के बाद रेहाना के नाम पर 2 हवेलियां थी। एक है शीश महल जिसमें आप रहती हैं और दूसरी है ख्वाबगाह, और वो चाहती है कि ख्वाबगाह उसे मिले। तो मलिका ने जवानी तौर पर वाहिदा से कह दिया था कि ख्वाबगाह तुम्हारा होगा, लेकिन वाहिदा चाहती है कि ख्वाबगाह जो है वो ऑफिशियल रूप से उसका हो। लेकिन इसके लिए ना तो मलिका मान रही थी और ना ही जुल्फिकर, इसलिए वो लोग यहाँ पर वाहिदा के मुंह पर वार कर देते हैं और उसका का पूरा चेहरा बिगाड़ देते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कि हमें मालूम चलता है कि मलिका और वाहिदा जो है वो आज कोर्ट जाने वाले हैं। दरअसल में रेहाना के कुछ रिश्तेदार वाले लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में अपील की है कि ख्वाबगाह जो है वो उनका है। लेकिन मलिका ने यहाँ पर वाहिदा से वादा किया है कि जैसे ही वो कोर्ट का केस जीत जाते हैं वैसे ही वो ख्वाबगाह को उसके नाम कर देगी। तो अब कोर्ट में हम देखते हैं कि रेहाना के रिश्तेदार का वकील जो है वो ख्वाबगाह की मांग कर रहा था, लेकिन मलिका कहती है कि ख्वाबगाह के ना तो पेपर्स है और ना ही उसका कोई ऑफिशियल मालिक है। और रही बात ख्वाबगाह की, तो उसकी चाबियां जो है वो उसके पास है, तो इसके कारण ख्वाबगाह जो है वो उसका हुआ। यहीं पर हम फरीदन को भी देख पाते हैं जो कि ये सब कुछ होता हुआ देख रही थी। और तभी यहाँ पर मलिका जो है वो कुछ ऐसी बात बोल देती है जिस वजह से रेहाना के कुछ लोग जो है वो मलिका का गिरेबान पकड़ लेते हैं, जिस वजह से ये केस जो है वो मलिका जीत जाती है। और केस जीतने के बाद मलिका ख्वाबगाह की चाबियां जो है वो वाहिदा के हाथ में थमा देती है। ये देखकर वाहिदा बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका एक लौता सपना था कि ख्वाबगाह उसके नाम पर हो। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि रेहाना के कुछ रिश्तेदार बैठे हुए हैं और यहाँ पर मलिका ख्वाबगाह की चाबियां जो है वो उनके हाथ में दे देती है, जिस वजह से फिर से ये सपना वाहिदा का टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर मलिका उससे कहती है कि अगर रेहाना की बेटी फरीदन ने हमारे ऊपर केस कर दिया तो हम जेल भी जाएंगे और ख्वाबगाह हमारे हाथ से भी निकल जाएगा। तो मलिका के शीश महल के बाजू में ही ख्वाबगाह है और अब उसमें नए पड़ोसी आ चुके थे। सभी लोग उन्हें देखकर सलाम करने लगते हैं और यहाँ पर मलिका जैसे ही उन्हें सलाम करने के लिए मुड़ती है तो यहाँ पर मलिका के पूरी तरह से तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं बल्कि फरीदन थी। और उसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी, क्योंकि उसे मालूम है कि वो यहाँ पर कुछ न कुछ बुरा करने के लिए आई है। अब अगले दिन हम उस्ताद जी को फरीदन के घर पर देख पाते हैं। उस्ताद जी दरअसल में एक लोकल अखबार है जिनसे कोई भी खबर नहीं चूकती है, और अब वो फरीदन का साथ देने लगते हैं। वो यहाँ पर फरीदन को मलिका की सारी कमजोरियां बता देते हैं। सबसे पहले वो आलमजेब के बारे में बताते हैं कि वो ताजदार से मोहब्बत करती है और मलिका की जान आलम में ही बसी है, और बेबो जान के साहब जो है वो बली साहब है और वो उन्हें बहुत ज्यादा चाहती भी है। आगे हम देखते हैं कि ताजदार जो है वो क्रांतिकारियों के साथ मिल जाता है और आजादियों की लड़ाई के लिए संघर्ष करने लगता है। यहाँ पर हमीद नाम का एक आदमी था जो कि क्रांतिकारियों के अंदर जोश पैदा करता है और सभी को किस तरह से लड़ना है ये सारी सीख देता है। अब अगले दिन उस्ताद जी ने कुछ लड़कियों को ख्वाबगाह में लेकर आ गया था और वो सारी लड़कियां अब यहाँ पर फरीदन के साथ काम करने वाली थी। और उस्ताद जी यहाँ पर फरीदन को ताजदार की फोटो बताते हुए कहती है कि आलमजेब इससे प्यार करती है, अगर आप इसे अपने नाम कर ले तो सब कुछ सही हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर फरीदन कहती है कि मैं उन दोनों को मिलवाऊंगी, क्योंकि असली सजा तो प्यार ही देता है। अब आलम की यहाँ पर ताज से मिलने की इच्छा हो रही थी और यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि बली साहब के यहाँ पर एक दावत होने वाली है और उसे मालूम है कि सारे नवाब वहाँ पर जरूर पहुँचेंगे। इसलिए आलम बेबो जान के साथ चलने के लिए कहती है, जिसके कारण बेबो जान भी उसकी बात मान जाती है। और फिर हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर कि वली साहब के यहाँ पर एक बहुत बड़ी दावत थी, जहाँ पर वली साहब बेबो जान की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद फरीदन यहाँ पर आ जाती है और वो वली साहब के साथ बेबो जान के सामने ही फ्लर्टिंग करने लगती है, जो देखकर बेबो जान को यहाँ पर फरीदन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे मालूम है कि ये वली साहब को उससे छीनने के लिए आई है। जैसे ही वो यहाँ से जाते हैं तो बेबो जान फरीदन को समझाती है कि इस औरत से दूर रहना। जिसके बाद फरीदन का अगला टारगेट था आलम। वो आलम के पास जाती है और उसे ताज के बारे में सब कुछ मालूम है, इसलिए वो आलम से ताज की बात करने लगती है। और कोई आलम से ताज की बात करे तो उसे बड़ा प्यारा लगता है। अब थोड़ी देर के बाद ही आलम और ताज बात करने लगते हैं। दोनों शेरो शायरी में बात करते हैं। दोनों कहाँ पर रहते हैं ये भी नहीं मालूम है, यहाँ तक कि उन दोनों को एक दूसरे का नाम भी नहीं मालूम है। इसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब फरीदन ताज से मिलती है और वो भी उससे आलम की बात करने लगती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हारी अगली मुलाकात आलम से करवा दूं तो कैसा लगेगा। जिस पर कि ताज कहता है कि अगर मिलना होगा तो जरूर मिल जाएंगे। और यहाँ पर फरीदन जैसा कि उसने आलम को बताया था वैसे ही वो ताज को भी बता देती है कि तुम दोनों की मुलाकात कल मस्जिद में होगी। और अगले ही दिन होते ही यहाँ पर आलम जो है वो मस्जिद के पास जाकर बैठ जाती है। वो ताज का बहुत देर से इंतजार कर रही होती है, लेकिन अभी तक ताज वहाँ पर नहीं पहुँचा था और फरीदन ये सब कुछ अपने घर से देख रही होती है। थोड़ी देर के बाद ही आलम यहाँ पर फरीदन के पास आती है और वो कहती है कि ताज अभी तक नहीं आया है। तो फरीदन कहती है कि जैसा कि मैंने कहा था कि तुम्हारी मुलाकात ताज से जरूर होगी। और वो उसे दूरबीन के द्वारा ताज को बताती है और साथ में ये भी कहती है कि अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि ताज यहाँ से चला जाएगा और अब तुम्हारी मुलाकात अगले हफ्ते ही होगी। फिर भी आलम ताज से मिलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मिल पाती है। लेकिन उसे इस बात का विश्वास हो गया था कि फरीदन को सब कुछ मालूम है। अब अगले दिन फरीदन एसपी एलिस्टर कार्टराइट से मिलने के लिए जाती है और वो यहाँ पर कार्टराइट से कहती है कि उसे केस खुलवाना है। रेहाना की जिस तरह से मौत हुई थी उसके ऊपर उसे पूरा शक है और वो चाहती है कि वो केस फिर से खुले। लेकिन कार्टराइट कहता है कि उस केस के संबंध में ना तो हमारे पास कोई सबूत है और ना ही वो हमारे पास फाइल है और ना ही हमारे पास कोई गवाह है। तो फरीदन यहाँ पर उससे कहती है कि इन सब का इंतजाम तो वो कर देगी, वो बस केस खोलने की तैयारी करे। अब ये बात जुल्फिकर को मालूम चल चुकी थी कि फरीदन जो है वो कार्टराइट के पास गई थी और वो रेहाना की मौत का केस खुलवाना चाहती है। इसलिए जुल्फिकर यहाँ पर मलिका के पास आया था। वो उससे कहता है कि 25 साल पहले मैंने तुम्हें रेहाना की फाइल दी थी, उसमें सारे सबूत है और सब कुछ लिखा है। तो अगर वो फाइल अगर उनके हाथ लग गई तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो फाइल मुझे चाहिए वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिसके बाद मलिका जो है वो उस फाइल को ढूंढने में लग जाती है। वो अपने पास वाहिदा को बुलाती है क्योंकि 25 साल पहले ये फाइल मलिका ने वाहिदा को ही दी थी। लेकिन वाहिदा मलिका को बताती है कि ये फाइल तो मैंने 25 साल पहले ही जला दी है, जिसकी वजह से मलिका जो है वो एक सुकून की सांस लेती है और कहती है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। अब फरीदन अपनी आगे की चाल चलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वो अपनी नथ उतराई करवाना चाहती है, लेकिन इसके लिए भी उसे कुछ परमिशन लेनी पड़ेगी जो कि कुछ तवायब थी।
और उनमें मलिका भी शामिल थी। तो फरीदन उन लोगों के पास जाती है और यहाँ पर फरीदन को मालूम चलता है कि दरअसल में नथ उतराई का एक रूल है, और वो रूल ये है कि नथ उतराई जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुंवारी लड़कियों का ही हो सकता है। और सभी को यहाँ पर फरीदन के ऊपर पूरा शक है कि वो बहुत सारे लोगों के साथ सोई है। लेकिन यहाँ पर फरीदन कहती है कि अगर ऐसा रूल है तो आज से ये रूल बदल जाएगा और वो अपनी नथ उतरवाई जरूर करवाएगी। तो जिस तरह से फरीदन ने नथ उतराई का अनाउंसमेंट किया और जैसे कि अपनी अगली चाल चली, वैसे ही मलिका भी अपनी अगली चाल चलने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। और उसने भी ये अनाउंसमेंट करवा दिया कि बेबो जान का आखिरी मुजरा होने वाला है, जिसके बाद वो कभी घोड़े पर नहीं बैठेगी। लेकिन ये सुनकर बेबो जान को बड़ा बुरा लगा था। बुरा उसे सिर्फ और सिर्फ बली साहब के लिए लगा था। वैसे हीरा मंडी में जब किसी नई लड़की की नथ उतराई होती है और वो मुजरा करती है तो सारे नवाबों की भीड़ जो है वो उसी के महल में इकट्ठी हो जाती है। ये प्लान फरीदन का था, लेकिन मलिका का प्लान जो है वो इससे भी बड़ा था। दरअसल में हीरा मंडी में जब कोई तवायफ अपना आखिरी मुजरा करती है तो सारे नवाब जो है वो उस तवायफ को सलाम करने के लिए जाते हैं, जिस वजह से फरीदन के यहाँ पर कोई भी नहीं आता है और सारे के सारे नवाब जो है वो बेबो जान को देखने के लिए चले जाते हैं। वहां पर वो मुजरा करती है और सारे नवाब यहीं पर मौजूद थे। दूसरी तरफ फरीदन के पास कोई भी नहीं गया था, जिस वजह से वो पूरी तरह से उदास थी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मलिका आ जाती है और यहाँ पर वो उससे कहती है कि तुम्हारी चाल फीकी रही। लेकिन यहाँ पर फरीदन कहती है कि ये चाल तो तुम जीत गई, लेकिन आगे तैयार रहना। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर तो 4th एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि फरीदन की नथ उतराई पर कोई भी नवाब नहीं आए थे, जिस वजह से वो पूरी तरह से दुखी थी। लेकिन तभी यहाँ पर बली साहब आ जाते हैं और फरीदन बली साहब को देखकर खुश हो जाती है। बली साहब यहाँ पर फरीदन को बताते हैं कि कल रात ही उन्होंने बेबो जान को एक आखिरी सलाम दे दिया है, अब वो उसके पास कभी नहीं जाएंगे और अब वो फरीदन के साहब बन गए हैं। ये सब कुछ दूर से बेबो जान देख रही थी और वो भी पूरी तरह से दुखी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बली साहब को चाहती थी। अब आगे हम देखते हैं कि मलिका जब अपने कमरे में थी तो समा यहाँ पर गाना गुनगुनाते हुए आती है और उसकी आवाज आलम से भी अच्छी है और ये बात मलिका भी बहुत अच्छे से जानती है। मलिका यहाँ पर समा की तारीफ तो करती है, लेकिन वो ये सब कुछ होता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकती है। उसकी माँ समा के पास आती है और समा से कहती है कि तुम्हें बेच दिया गया है 10,000 रुपए में, क्योंकि तुम आलम से अच्छा गाती हो और मलिका इस वजह से तुम्हें यहाँ पर कभी भी नहीं होने दे सकती है। जबकि समा जो है वो किसी और से प्यार करती है, उसका नाम इकबाल है और इकबाल एक क्रांतिकारी है। इकबाल यहाँ पर समा से वादा करता है कि वो 10,000 रुपए मलिका को देगा और वो उसे यहाँ से लेकर जाएगा। और ये बात समा जो है वो अगले ही दिन मलिका को बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है और अगर उन्होंने 10,000 रुपए लाकर दे दिए तो क्या वो यहाँ से रिहा हो जाएगी, जिस पर कि मलिका जो है वो पूरी तरह से हाँ कर देती है। तो यहाँ पर इकबाल जो है जुए खेलकर पैसे कमाने लगता है और 15 दिन में सिर्फ और सिर्फ वो 2200 रुपए ही कमा पाया था, जो कि 10,000 के हिसाब से तो बहुत ज्यादा कम है। इसलिए वो लोग मलिका से कुछ और टाइम मांगते हैं। तो अब ताज भी पूरी तरह से क्रांतिकारी बन चुका था, वो हमीद की सारी बातें मानने लगा था और हमीद यहाँ पर ताज को एक काम देता है। वो ताज को कुछ पोस्टर देता है और शहर में लगाने के लिए कहता है और जैसे ही वो शहर में जाता है तो उसकी मुलाकात होती है आलम से। आलम और वो जब मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं
और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ये सारे पोस्टर शहर में लगाने लगते हैं। अब ताज से मिलने के बाद आलम जो है वो फरीदन से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि आलम को ऐसा लगता है कि शायद फरीदन को सब कुछ मालूम है। तो वहीं फरीदन के घर से लौटते हुए बेबो जान जो है वो आलम को देख लेती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वली साहब को बहुत अच्छे से मालूम है कि फरीदन जो है वो आलम का यूज कर रही है। तो वली साहब फरीदन से कहते हैं कि आलम जो है वो एक अच्छी लड़की है, अपने बदले के लिए आलम का उपयोग ना करो। तो वही बेबो जान जो है वो आलम के पास जाती है और वो उससे कहती है कि फरीदन हमारी दुश्मन है, तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए। तब आलम यहाँ पर बेबो जान को बताती है कि वो ताज नाम के लड़के से मोहब्बत करने लगी है, और वो कहती है फरीदन उसके पास खत पहुंचाने का काम करती है। लेकिन बेबो जान कहती है कि अब से ये खत वो ताज तक पहुंचा देगी, क्योंकि वो ताज को पहचानती है। तो बेबो जान ये खत जो है वो पुस्तकालय में दे आती है, क्योंकि अक्सर वहाँ पर ताज का आना जाना रहता है। और इस खत में आलम ने अपने दिल की बात कही थी, जिसके बाद ताज जो है वो अपने पिताजी से मिलता है, जहाँ पर पिताजी ताज से बहुत खुश थे, क्योंकि वो उनके बिजनेस में काम बटाने लगा था, और तो और वो अंग्रेजों के साथ भी था। लेकिन उन्हें ये बात नहीं मालूम थी कि वो भी अब क्रांतिकारी बन चुका है। और तभी उनके हाथ में कुछ पोस्टर्स लग जाते हैं, और उन्हें मालूम चल जाता है कि उनका बेटा भी अब एक क्रांतिकारी बन चुका है। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये वो पहल कर रहा है, लेकिन उन्हें ये बात नहीं मालूम थी कि वो अब क्रांतिकारियों के साथ भी रहने लगा था, और उनके साथ नारे वगैरह भी लगाने लगा था, जिस वजह से अब उन्हें अपने बेटे की चिंता हो रही थी। तो वही इकबाल जो है वो जुए खेल कर पैसा जीत रहा होता है, लेकिन तभी कुछ पुलिस वाले जो है वो इकबाल को पकड़ लेते हैं, और समा इकबाल को अपने आंखों के सामने ही गिरफ्तार होता हुआ देख रही थी। और ये सब कुछ ऊपर से आलम भी देख रही थी। उसे मालूम है कि समा इकबाल के बिना नहीं रह सकती है, इसलिए वो मलिका के पास जाती है, और वो उनसे कहती है कि समा इकबाल से प्यार करती है, इसलिए आपको उसे नहीं बेचना चाहिए। तब यहाँ पर मलिका आलम से कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी। तो मलिका कहती है कि अगर तुम नथ उतराई करवाती हो तो तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, जिस पर कि आलम भी मान जाती है। जैसी वो बाहर आती है तो वो देखती है कि समा ये सारी बातें सुन रही थी। तो वही इकबाल को जेल में टॉर्चर किया जा रहा था, और कार्टराइट जो है वो इकबाल को कहता है कि उसे मलिका के खिलाफ गवाही देनी होगी, लेकिन इकबाल कहता है कि मैंने उनका नमक खाया है, इसलिए वो उन्हें धोखा नहीं देगा। तो वही आलम जो है वो नथ उतराई के लिए पूरी तरह से रेडी थी, लेकिन ये सब कुछ जब बेबो जान देखती है तो वो पूरी तरह से हैरान थी कि वो इतने जल्दी हार गई। और वो कहती है कि ताज ने तुम्हारे लिए खत भेजा है, और वो आज तुम्हें मिलने के लिए बुला रहा है। ये देखने के बाद आलम कहती है कि एक आखिरी बार वो उससे जरूर मिलने के लिए जाएगी, लेकिन हम देखते हैं कि ताज तो क्रांतिकारियों के साथ बिजी था, इसलिए वो यहाँ पर आलम से मिलने के लिए नहीं आ पाया। और वापस आने के बाद आलम जो है वो नथ उतराई की तैयारी करने लगती है। तो भाई समा जो है वो एक कमरे में जूस लेकर जाती है, और उसे मालूम है कि आलम ने उसके लिए जो कुछ किया है वो उसका एहसान कभी नहीं चुका पाएगी, लेकिन वो भी उसके लिए कुछ ऐसा करना चाहती है कि वो उसे हमेशा याद रखे। तो वही फरीदन ने एक चिट्ठी लिखी और आलम के पास भिजवाई, और उससे कहलवाया कि ये ताज ने भेजाई है। जबकि ये सब कुछ तो फरीदन की अगली चाल थी, जिसके बाद आलम जो है वो समा से मिलती है। समा यहाँ पर आलम से कहती है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जैसे ही बेबो जान आलम के पास आती है तो वो देखती है कि आलम यहाँ से जा चुकी है। आलम डायरेक्ट फरीदन के पास जाती है, जो कि एक बग्गी में थी, और फरीदन उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। आलम को ऐसा लग रहा था कि वो गलत कर रही है, लेकिन फरीदन उसे समझाती है कि प्यार में कुछ भी गलत सही नहीं होता है।
जिसके बाद बेबो जान मलिका के पास जाती है और वो कहती है कि आलम भाग गई है। तो सारी बत्तियां बुझा दी जाती है और आखिर में हम देखते हैं कि मलिका के नाक से खून बह रहा था। और इसी के साथ 4th एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं अगले एपिसोड की वीडियो जो है वो जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री